हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 6ठी ईस्वी ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने घनानंद के बारे में पढ़ा था जो नंद वंश के अंतिम शासक रह चुके थे और उनका जो उस नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंदन थे और उनका अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे घनानंद थे, जिन्होंने घनानंद घनानंद जो संस्थापक थे उन्होंने क्या किए थे? वो किए थे कि चाणक्य का ये जो था ये चाणक्य का अपमान किए थे। ये चाणक्य का अपमान किए थे और चाणक्य के अपमान करने के बाद चाणक्य ने ये एक तरह से कहा जाए तो चाणक्य ने इसे अभिशाप दिया कि नंद वंश का विनाश हो जाएगा और ये नंद वंश का विनाश हो जाएगा और नंद वंश इसका विनाश हो गया। उसके बाद चाणक्य के जो चेला थे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के जो चेला थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य के जो चेला थे उनके चेला का नाम था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही क्या किया गया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये नंद वंश के विनाश के बाद यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था तो उनके अपमान के कारण उन्होंने क्या किया था? चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य के अपमान करने के बाद चाणक्य ने उनको नंद वंश के विनाश के जो अभिशाप होता है उन्होंने वो दिया और उस अपमान के बदले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके चेला यानी कि उनके शिष्य जो थे उनके द्वारा उस वंश का अंतिम जो घनानंद शासक थे उससे युद्ध हुआ और उसके युद्ध के दौरान उसे पराजय मिली और पराजय मिलने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उनके द्वारा क्या किया गया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला है कि अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो किस किस चीज़ पे फोकस किया था। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था। उनसे जुड़ी हुई सारी बातें का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य, बृहद स्तर पर जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था, बृहद स्तर पर यानी कि बड़ा स्तर पर। और ये सबसे फेमस मौर्य साम्राज्य जो है ये पूरे भारत में ये ऐसा पहला साम्राज्य था जो इस पे मतलब एक तरह से कहा जाए तो इस पे सारा चीज़ फोकस किया गया था, यानी कि सारा पूरे भारत का नज़र जो था मौर्य साम्राज्य पे ही था। और मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इनके द्वारा ही इनकी स्थापना की गई थी और ये बड़े स्तर पर इनकी साम्राज्य स्थापित किया गया। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य जो थे उनके बचपन का नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान मिली थी, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पहचान जो मिली थी विलियम जोन्स ने इन्हें पहचान दिया था। इन विलियम जोन्स ने इन्हें सेंड्रोकोटस के नाम से अपने बुक में यानी कि अपने इतिहासकार जो भी बुक थे उनमें इनकी चर्चा जो किए हैं चंद्रगुप्त की वो सेंड्रोकोटस के नाम से किया गया।
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में किया गया था? तो एक विशाख दत्त का जो पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही विस्तार रूप से उनका वर्णन किया गया है। उस पुस्तक का नाम है विशाख दत्त के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है या उसमें ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो है डिस्कशन किया गया है। कौटिल्य के द्वारा, यानी कौटिल्य किसे कहा जाता था? चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता था। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। और चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? ये था विष्णुगुप्त। ये क्या था? विष्णुगुप्त जो था, इनके चाणक्य का बचपन का नाम था। कौटिल्य के द्वारा एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया। इस अर्थशास्त्र पुस्तक का मतलब इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। इसमें राजनीतिक के बारे में बताया गया है, न कि अर्थशास्त्र नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें बताया गया, ना कि इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें नहीं बताया गया। इसमें बताया गया है राजनीति शास्त्र के बारे में, पॉलिटी के बारे में इसमें चाणक्य के द्वारा बताया गया है। कौटिल्य के द्वारा ये लिखा गया था जो कि शासन के सिद्धांतों से संबंधित था, जिसमें मुख्य रूप से राजनीति एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। जो चंद्रगुप्त साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो उनकी आर्थिक व्यवस्था थी और साथ ही साथ उनका जो राजनीतिक नीति था, उन सब के बारे में कौटिल्य के जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो सब उसमें लिखा गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है जो राजनीतिक यानी कि चाणक्य के जो राजनीतिक इकाई थी, राजनीतिक ज्ञान जो थे वो भी इसमें देखने को मिलता है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पे स्थित है? तो बुलंदी बाग नामक जो प्राचीन स्थान जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र यानी कि पटना में स्थित है बुलंदी बाग नामक। ठीक है। मैकियावेली के नाम से मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ वो प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ जो थे द प्रिंस की जो तुलना है वो किससे किया गया है? तो ये किया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक से किया गया। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी तुलना जो किया गया है द प्रिंस जो पुस्तक है या ग्रंथ जो है उससे इसकी तुलना की गई है। और द प्रिंस जो ग्रंथ लिखे हैं वो लिखने वाले जो थे मैकियावेली थे। मैकियावेली के ही ग्रंथ है जिसने द प्रिंस लिखा और उनकी जो तुलना की गई है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पुस्तक से की गई है। पाटलिपुत्र में जो स्थित है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में जो भी चंद्रगुप्त का महल निर्मित किया गया था मुख्यतः लकड़ी से ही इनका निर्माण किया गया था। मुख्यतः जो भी बिल्डिंग थी, जो भी इमारतें थी, जो भी महलें थी, उन सब का जो निर्माण किया गया था वो मुख्य तौर पर लकड़ी से किया गया था। सेल्यूकस किसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध भेजा गया। अलेक्जेंडर के ये सेनापति थे, ये थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस जो थे इनको भेजा गया था सिंध और अफगानिस्तान पे प्रशासन नियुक्त करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इन्हें हार जो मिली, उन्हें क्या मिली थी? पराजय मिली थी। पराजय किनके द्वारा मिली थी? तो पराजय मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है यहाँ पे पराजय मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे इन्हें पराजय मिली थी सेल्यूकस को। और ये भेजा गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा भेजा गया था, जिसे सिंध और अफगानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बिंदुसार जो थे वो मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस से 3 वस्तु, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी, जिसमें दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था।
यानी कि बिंदुसार जो शासक थे उन्होंने एक मैत्रीपूर्ण यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवस्था से दोस्ती के तौर पे उन्होंने एक पत्र व्यवहार रूप से एक पत्र लिखा था। सीरिया के शासक थे और सीरिया के जो शासक थे उनका नाम था एंटीयोकस, जिनसे यह मांग की गई थी कि एक तीन वस्तुओं का मांग किया गया था। उसमें एक था मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दूसरा जो था तथा तीसरा नंबर का जो था वो था एक दार्शनिक यानी कि सोफिस्ट की मांग की गई थी, जिसमें दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटीयोकस जो थे उन्होंने बिंदुसार के पास भेज दिया और एक दार्शनिक जो भेजे थे वो तीसरा नंबर का जो वस्तु था वो उन्होंने नहीं भेजा। ठीक है। और उसके बाद था कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष से प्राप्त हुए। तो कुम्हरार नामक स्थल जो है पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं और ये अभी भी वर्तमान में भी पटना में स्थित है। कुम्हरार अभी भी जो है पटना में स्थित है, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। किसने सहिष्णुता उदारता और वरुण के किसने सहिष्णुता उदारता और वरुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किए थे। तो वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो थे सहिष्णुता उदारता और करुणा यानी कि जो उनमें प्रेम व्यवहार जो था, प्रेम से जो उन्होंने त्रिविध आधार पर यानी कि सहिष्णुता उदारता और करुणा के आधार पर उन्होंने अपने राजधर्म की जो थे स्थापना किए थे और वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के साम्राज्य में जनताओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था और सभी जनताओं से उन्हें प्यार बात व्यवहार जो था वो सब एक नॉर्मल था, यानी कि नॉर्मल तरह से किया गया था। उसके बाद सेंड्रोकोटस जिसे चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता है। ये सिकंदर महान की भेंट का उल्लेखन किसने किया था? ये किया था जस्टिन ने। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जो किया था वो किया था जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्होंने एक अच्छा सा उल्लेख किया जो थे जस्टिन। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीते थे। ये पहले शासक थे जिन्होंने अपना कब्जा गुजरात मालवा में और महाराष्ट्र के कई सारे जगहों पर इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उसके बाद है मौर्यकालीन के समय यानी मौर्यकाल के समय जो तीर्थ हुए थे, मौर्यकाल के समय जो तीर्थ था उसके बारे में जो 18 तीर्थ है वो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। मौर्यकाल में जो सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी जो होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी जो संख्या थी यानी चाणक्य के जो पुस्तक है, कौटिल्य के जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके अनुसार ये कहा गया कि जो तीर्थ है वो 18 है। तीर्थ जो है वो 18 है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े होते थे वो राजा के बाद जो वहाँ का साम्राज्य की देखभाल करते थे वो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। प्रधानमंत्री या वो मंत्री पुरोहित यानी कि कहा जाए तो मंत्री पुरोहित कहा जाता था। पहला जो मंत्री या पुरोहित कहा जाता था तो वो प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकारी थे, यानी कि प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी हुआ करते थे। दूसरा युवराज जो कहा जाता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। युवराज राजा का बेटा ही पहले था कि राजा को अगर कुछ हो गया तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इसलिए उसे राजा का उत्तराधिकारी कहा जाता था। सन्निधाता जिसे राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषा अध्यक्ष कहा जाता था। सन्निधाता को कोषा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था जो कि राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता जो होता है ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसे वित्त मंत्री भी कहा जाता है या कर संग्राहक कहा जाता है। समाहर्ता वो होते थे जो राज्यों के जनताओं से
जो प्रजाओं से कर वसूला करते थे उन्हें राजस्व विभाग या वित्त मंत्री के रूप में कहा गया। मंत्रिपरिषद जिसे मंत्रिपरिषद जो होता था उसमें मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होता था। ठीक है। प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था जिसे कमिश्नर भी कहते थे। प्रदेष्टा जो होता था वो क्या था, वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का यानी कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था वो होता था व्यवहारिक। और प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था जिसे कमिश्नर कहा जाता था। नायक जो सेना का संचालन करता था, नगर रक्षा का अध्यक्ष था, उसे ही नायक कहा जाता था। सेनापति जो सेना अध्यक्ष यानी कि सर्वोच्च सेना जो कमांडर होता था, सेनाओं का एक सेनापति होता है, उसे ही सेना अध्यक्ष कहा जाता था और वो सेनापति होता था। अंतर्वशिक जो सम्राट का अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अंतर्वशिक जो होता था वो सम्राट का अंगरक्षक होता था या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक जो थे वो उद्योग धंधों कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष कहलाते थे। कर्मांतिक जो होते थे वो उद्योग धंधों के यानी कारखानों में जो काम हुआ करता था उसका देखरेख जो करता था उसे ही कर्मांतिक कहा जाता था। प्रशासता जो होता था वो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति होता था। प्रशासता का मतलब होता है कि राजकीय मतलब कि राज्य में जो भी आज्ञा दिया गया है उसको लिपिबद्ध तरीके से या उसका जो भी दस्तावेज होता था उसको सुरक्षित करना होता था और उस लिपिबद्ध तरीके से उसे लिखकर एक जगह इकट्ठा करके रखना होता था। दंडपाल जो होता था वो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दंडपाल। दुर्गपाल जो होता था वो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था। दुर्गपाल जो होते थे वो देश के भीतरी दुर्ग का प्रबंधक हुआ करते थे। अंतपाल जिसे कहा जाता है जो जैसे किसी भी देश का जो सीमा होता है, जो साम्राज्य का जो सीमा होता है उसका रक्षक होता है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहलाता था अंतपाल। आटविक जो था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आटविक जो था वो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। दवारिक जो था राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। दवारिक जो था वो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। नागरक जो था वो नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नागरक जो कहलाता था वो क्या कहलाता था, नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और मौर्यकालीन अधिकारी जो कि पौतवाक्ष का मुख्य कार्य करता था उसे पापतौल यानी मापतौल के नाम से भी जाना जाता था। जो मौर्यकालीन के समय जो अधिकारी था पौतवाक्ष का मुख्य जो काम करता था यानी कि बिजनेस के नापतौल यानी कि किसी भी कर वसूलने के बाद जो अनाज था उसे बेचने या तौलने का, शेयर बाजार में से इन्वेस्ट करने का यानी बेच तौल का काम जो था, वो माप तौल का काम जो था वो मौर्यकालीन में जो किया जाता था उसे पौतवाक्ष के नाम से जाना जाता था। गुर्जरा, मास्की और नेट्टूर एवं उद्गोलम इन 4 अभिलेखों में सम्राट अशोक के वास्तविक नाम का भी उल्लेख किया गया है। सम्राट अशोक के जो वास्तविक नाम का उल्लेख किया गया है वो है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उद्गोलम उद्गोलम। जो ये 4 अभिलेख है उनमें सम्राट अशोक के वास्तविक नाम का जो है वो चर्चा किया गया है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं। फिर हम लोग कल हम लोग इससे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग